हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर हाजिर होते हैं। आज हम 7 जुलाई यानी आज की डेट का करंट अफेयर्स जानेंगे और देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमें एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं कि हमारा संस्थान यानी एम सिविल सर्विसेज बहुत जल्द यूपीएससी, सीजीपीएससी और व्यापम के नए बैचेस लॉन्च करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में यूपीएससी, सीजीपीएससी या व्यापम की परीक्षा पास करके सिविल सर्वेंट बनना और गवर्नमेंट के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की इंटीग्रेटेड तैयारी करवाते हैं, जहां हम आपको एक्सपर्ट गाइडेंस, मेंटरशिप के साथ साथ अपडेटेड करंट अफेयर्स, अपडेटेड मटेरियल और साथ ही साथ क्विजेस भी सॉल्व करवाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आने वाले सालों में सीजीपीएससी या व्यापम या यूपीएससी की तैयारी करना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर लें या फिर दिए गए एड्रेस पर आकर भी आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कब से नई बैचेस होंगी स्टार्ट और क्या उनकी प्राइसेस हैं। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस है हमारी। हम चाहते हैं कि सबको मौका मिल सके सिविल सर्वेंट बनने का। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज की करंट अफेयर्स के न्यूज या इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। सबसे पहला करंट अफेयर्स है आज का, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदल के अब बुकमैन इंटरनेशनल प्राइज हो गया है। ठीक है, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज था अब उसको बोला जाएगा बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2027 यानी अगले साल से। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि 10 ईयर की पार्टनरशिप हुई है बुकर प्राइज की, किसके साथ? बुकमैन फिलेंथ्रोपी के साथ। ठीक है, बुकमैन फिलेंथ्रोपी एक समाज सेवी संस्थान है, तो उसके साथ इनका टाई अप हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया है बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, प्राइज मनी को डबल कर दिया गया है, जहां पहले यूरो 50,000 देते थे, अब 1 लाख यूरो के आसपास दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बुकमैन फिलेंथ्रोपी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको फाउंड किसने किया था? तो डारिया बुकमैन एंड दिमित्री बुकमैन ने किया था, इसके फाउंडर है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि 10 इयर्स की पार्टनरशिप हुई है बुकमैन फिलेंथ्रोपी के साथ, किसका? बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज का, इसलिए इसका नाम अब हो गया है बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज अगले 10 सालों के लिए फ्रॉम 2027 से। ठीक है, अब ये कहाँ दिया जाएगा? तो एजुकेशन को सपोर्ट करेगा, लिटरेचर, कल्चर और मैटरनल एंड न्यू नेटल हेल्थ केयर पे ये काम करता है। कौन? बुकमैन फिलेंथ्रोपी। ठीक है, न्यू नेटल मतलब कि जो वुंड में बच्चे होते हैं उनके लिए। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ प्राइस की बात करें हम कि किस तरह से प्राइस जो है वो चेंज हुआ है और आज का हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले 2005 में जो लॉन्च किया गया था इसको, बुकर प्राइज को, उसका नाम था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। बाइनियल दिया जाता था हर 2 साल में, अब एनुअली दिया जाता है। 2016 में कन्वर्ट किया गया इसको एनुअल अवार्ड से। ठीक है, 2016 से ये एनुअली दिया जा रहा है, पहले 2 साल में एक बार दिया जाता था। 2019 में इसको फिर से रीनेम किया गया और इंटरनेशनल बुकर प्राइज रखा गया। पहले क्या था? मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। 2019 में इसका नाम बदल के इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और फिलहाल अब 2027 से बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये था आज का पहला करंट अफेयर्स। ये दिखेगा कुछ इंटरनेशनल बुकर प्राइज का मोमेंटो या बोल सकते हैं ट्रॉफी। ठीक है, अब इसके अलावा इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई है ये कब हुई थी बुकर प्राइज की, तो ये भी बता दूं मैं आपको। ये हुई थी 2002 से। ठीक है, 2002 में स्टैब्लिश हुआ था और 2005 से लॉन्च किया गया था मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, हर 2 साल में एक बार। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में, लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर, मतलब जहां से डिसाइड होता है कि किसे मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला।
अगला जो करंट अफेयर्स है वो है I2C सबमरीन केबल प्रोजेक्ट। ठीक है, I2C सबमरीन केबल प्रोजेक्ट के फुल फॉर्म है इंडिया साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया, I2C। सबमरीन केबल सिस्टम क्या होता है? सबमरीन केबल सिस्टम होता है जो अंडर वाटर केबल सिस्टम लगाए जाते हैं, ना बहुत डीप ना बहुत ऊपर, मतलब मिडिल एरिया में, जहां मिड रेंज मैरीन सबमरीन जहां तक ट्रेवल कर सकता है उस एरिया तक इसको क्या किया जाता है, हम केबल नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। अभी किसके किसके बीच में होगा, तो ये कनेक्ट करेगा इंडिया के ईस्ट कोस्ट को, ईस्ट कोस्ट यानी कि अपना वेस्ट बंगाल, ठीक है, उसके नीचे का जितना हिस्सा है उसको कहां से करेगा, मलेशिया और सिंगापुर से। ठीक है, तो पूछेगा कि I2C सबमरीन केबल प्रोजेक्ट किसके किसके बीच में है, तो इंपॉर्टेंट है इंडिया, मलेशिया एंड सिंगापुर, याद रखना आपके लिए, IMS। ठीक है, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर। अब ये क्या है, ये टोटल 3600 किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक सबमरीन केबल सिस्टम है। ठीक है, लगभग 3600 किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक है। ठीक है, अब ये कब से स्टार्ट होगा, तो ऑपरेशन होने की संभावना जो है वो है Q4 2029 से, 2029 के जो फोर्थ क्वार्टर है उस समय से ऑपरेशनल होने की गुंजाइश है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ड्यूल लैंडिंग स्टेशन होगा इंडिया में, एक होगा मछलीपट्टनम और साउथ चेन्नई। ठीक है, हिस्ट्री में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि मछलीपट्टनम क्यों इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक रूप से भारत का। ठीक है, आप कमेंट में आंसर करेंगे कि मछलीपट्टनम में ऐसा क्या हुआ था जो हिस्ट्री में इसका नाम हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अगले क्या, ये क्या करेगा, हाइपर स्केलर्स, GPU इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्राइज रनिंग AI ट्रेनिंग एंड इंटरफेस वर्कलोड्स को हेल्प करेगा। बेसिकली AI एंड ML जो मशीन लर्निंग्स वगैरह होते हैं उनके लिए ये यूजफुल होगा। ठीक है, बेसिकली हाई स्पीड केबल देगा, लो लेटेंसी होगा। ठीक है, जो गैप होगा बिटवीन ट्रांसफर ऑफ डेटा ये बहुत कम होगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट को किसके कौन कौन डेवलप कर रहा है, तो डेवलप कर रहे हैं, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट, सिंगलेट, ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन और लाइट स्टॉर्म। ठीक है, कौन कौन कर रहा है डेवलप, माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, सिंगटेल कर रहा है, टाटा कम्युनिकेशंस कर रहा है एंड लाइट स्टॉर्म्स कर रहा है। ठीक है, सिंगटेल जो है सिंगापुर की कंपनी है, टाटा कम्युनिकेशन तो आप जानते हैं, और लाइट स्टॉर्म मलेशिया की। ठीक है, और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट इसके आइडिया को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये था पूरा I2C प्रोजेक्ट। ठीक है, ये I2C प्रोजेक्ट का एक इमेज जहां पे सारे लोग एक दूसरे के साथ टेक्निकल एक्सपर्टीज एक्सचेंज कर रहे हैं। अगला क्विज है, जो अगला हमारा करंट अफेयर्स है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है उसने साइन किया है MOU विथ गूगल इंडिया। ठीक है, गूगल इंडिया के साथ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने साइन किया है MOU। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ आउटस्टैंडिंग, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं MOU। डिजिटली प्रमोट करेगा इंडिया के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को। ठीक है, अभी तक जो हम बाय वर्ड या बाय पेपर हम करते थे, अब इसको डिजिटल प्रमोशन मिलेगा इसके थ्रू। कहां से यूज किया है, क्या यूज किया जाएगा, तो AI यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स का यूज होगा, और गूगल्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करेगा टू प्रमोट आवर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए। स्ट्रेंथन करेगा इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, जो हमारा आइडिया है उसको प्रमोट करेगा। तो जो इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन है ये कब लॉन्च हुआ था, 2002 में। ठीक है, अतुल्य भारत, ये किसका फ्लैगशिप है, तो फ्लैगशिप टूरिज्म प्रमोशन कैंपेन है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। ठीक है, किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। और ये प्रमोट क्या करता है, कल्चर, हेरिटेज, स्पिरिचुअल टूरिज्म, नेचर और एडवेंचर टूरिज्म को। तो बेसिकली कुल मिला के भारत के जितना भी टूरिज्म स्पॉट्स है, टूरिज्म डेस्टिनेशन है, उसको गूगल के साथ मिलकर हम क्या करेंगे, डिजिटली प्रमोट करेंगे। ये है MOU विथ गूगल। चलिए, ठीक है, यहाँ पे गूगल के साथ हमारा टाइप हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। अगला जो क्वेश्चन जो हमारा क्विज है या अगला हमारा जो करंट अफेयर्स है वो है होकोतो
होतोजुई सीमा, ये कौन है? तो ये भारत के एथलीट हैं, पैरा एथलीट, जो अभी वर्ल्ड नंबर 1 हुए हैं किसमें? F57 शॉर्ट पुट में। ठीक है, F57 क्या है? एक कैटेगरी है, ठीक है, जिस कैटेगरी में पैरा स्पोर्ट्स खेला जाता है। तो पैरा स्पोर्ट्स में शॉर्ट पुट गेम का जो कैटेगरी है F57, उसमें वर्ल्ड नंबर 1 बन चुके हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत से है। ठीक है, भारत में कहां से है? नागालैंड से ये पैरा एथलीट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस पैरालंपिक्स में 2024 में जो हुआ था। उन्होंने, उनका पर्सनल बेस्ट स्कोर है 14.65 मीटर। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये सर्व करते हैं सूबेदार इन 9 असम रेजिमेंट या 9 असम राइफल्स में। ठीक है, इंडियन आर्मी के। तो ये पहले इंडियन पैरालंपियन है जिन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला हुआ है। ठीक है, ऑनर्ड विद अर्जुना अवार्ड ऑल्सो, उन्हें अर्जुना अवार्ड भी मिला हुआ है। तो कौन है? होकातो होतोजी सीमा, याद रखिएगा। कहां से है? नागालैंड से। ये एक इंसिडेंट में अपना लेफ्ट लेग खो चुके हैं, क्योंकि वहां क्या हुआ था? लैंडमाइन एक्सप्लोजन हुआ था 2002 में, जब वो आर्मी को सर्व कर रहे थे तब। ठीक है, तो बेसिकली ये ऑन ड्यूटी अपना लेग खोए थे। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, उतना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शॉर्टपुट F57 कैटेगरी में कौन बना है? तो सीमा जी बने हैं, यानी होकातो होतोजी सीमा। कहां से है? नागालैंड से। और ये सूबेदार है किसमें? 9 असम राइफल में। इसके अलावा इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में। ठीक है, अब आपको बता दूं कि जो F57 है ना, ये कैटेगरी बेसिकली होती क्या है? तो F57 कैटेगरी सिर्फ शॉर्टपुट में नहीं होती है, बहुत सारे पैरा गेम्स में होती है, जैसे डिस्कस थ्रो होता है, जेवलिन थ्रो होता है। ठीक है, शॉर्टपुट में तो है ही। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी F57 कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं फील्ड इवेंट्स, वो लोग क्या होते हैं? लोअर लिम्ब उनका इंपेयरमेंट होते हैं। ठीक है, लोअर लिम्ब इंपेयरमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली जो लोग का भी लोअर लिम्ब नहीं होगा, वो लोग किस कैटेगरी में खेलेंगे? F57 में किसी भी गेम्स के, चाहे वो डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो या शॉर्ट पुट हो, वो बैठ के ही फेंकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अबाउट होटोजी सीमा। ठीक है, ये कौन है? ये देख लीजिए। ठीक, अगला देखते हैं करेंट अफेयर्स। तो अगला करेंट अफेयर्स है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2026। 2026 का इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया गया। कब मनाया जाता है? तो हर साल, एवरी ईयर, पहला जो शनिवार होता है ना, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, उसको मनाया जाता है। और इस साल वो कब था? 4 जुलाई 2026 को। ठीक है, तो ये पहला सैटरडे होगा हर साल का, जुलाई का। उस साल मनाया जाता है क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो इसको रिकॉग्नाइज किसने किया था? यूनाइटेड नेशन ने 1992 में। और पहली बार कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम ये 1995 में। ठीक है, तो 1992 में इसे अडॉप्ट किया गया था, लेकिन 1995 से हम इसे मनाते आ रहे हैं। और इस साल का थीम क्या था? तो कोऑपरेटिव्स फॉर पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ये इस साल का थीम था इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स का। तो हाईलाइट क्या है? तो हाईलाइट है कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस कहां पे कोऑपरेट करने की बात करेंगे? तो पीस में, क्योंकि यहां से आपको दिख रहा है पीसफुल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तीसरा इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की, और चौथा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात हो रही है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के इस साल के आइडिया में। मतलब इस साल जो हाईलाइट्स हमको देखने को मिली थी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स कब मनाया जाता है? तो हर साल जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है, जो कि इस साल 4 जुलाई था। इस साल का थीम क्या है? तो इस साल का थीम है कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार 1995 में मनाया गया था, और 1992 में यूनाइटेड नेशन ने इसे रिकॉग्नाइज किया था या एडॉप्ट किया था। ठीक है, इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव से 4 जुलाई 2026, कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है लोक ओएस प्लेटफॉर्म। ठीक है, शीलिप हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में।
तो शीलिप जो है वो बेसिकली लोक ओएस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हमें देखने को मिल रहा है। तो लोक ओएस प्लेटफॉर्म क्या है ये देख लेते हैं। तो लोक ओएस से होता है पीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लोक मतलब पीपल, ऑपरेटिंग ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या यूज करेगा, तो डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म देगा डे एनआरएलएम यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, ठीक है। तो क्या है ये डिजिटल गवर्नेंस या हम बोल सकते हैं ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का मेथड, ठीक है। डिजिटल मैनेजमेंट करेगा किसका, एसएचजीस का, और इसके अलावा अदर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस सीबीओ का, ठीक है। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ साथ दूसरे जो भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है उनको डिजिटली मैनेजमेंट करने का काम करेगा कौन, लोक ओएस प्लेटफॉर्म। ये दोनों चीजों में अवेलेबल है, वेबसाइट में भी अवेलेबल है और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी हम इसे यूज कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल ऐप तो है ही, वेबसाइट भी है, ठीक है। ये क्या करेगा, तो रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग जो है ना एसएचजीज, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, सीबीओस या दूसरे क्लस्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस का, उनको इजी करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरी को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज को मिलाकर ये प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। क्या करेगा, मेंटेन करेगा डिजिटल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को भी, जो कि आधार और बैंक लिंक डिजिटल आइडेंटिटी मेंबर्स की बनाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, लोक ओएस यानी कि पीपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बेसिकली डिजिटल गवर्नेंस या ई गवर्नेंस का मॉड्यूल है जिसके तहत डिजिटल मैनेजमेंट होगा एसएचजीस का, सीबीओस का, ठीक, क्लस्टर लेवल ऑर्गेनाइजेशंस का, या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो विलेज ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, उन सब का क्या करेगा, डिजिटल मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। 34 स्टेट्स एंड यूटीज में ये लॉन्च हो चुका है। चलिए अगला देखते हैं। उससे पहले आपको बता दो कि डिजिटल फीचर्स क्या मिलेंगे लोक ओएस में। तो रियल टाइम एनालिटिक्स मिलेगा आपको, ठीक है। जो भी एनालिसिस आप करेंगे वो रियल टाइम होगा। उसके अलावा एंड टू एंड डिजिटल मैनेजमेंट होगा, ठीक। रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किसका क्या रोल है वो डिसाइड हो जाएगा। साथ ही साथ यूनिक डिजिटल आईडीज मिलेगा, यूनिक आईडीज, जैसे आधार आईडीज आपका यूनिक आईडी, वैसे यूनिक आईडी मिलेगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे होंगे, कहीं पढ़ रहे होंगे, तो उनको समर्थ पोर्टल अगर पता हो, समर्थ पोर्टल में भी यूनिक आईडी मिलता है हर एक स्टूडेंट को, वैसे ही यूनिक आईडी मिलेगा लोक ओएस में। डिजिटल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी रखेगा और लाइवलीहुड प्रोफाइलिंग करेगा कि किसको कितना क्या जॉब मिल रहा है, कैसे उनकी उन्नति हो रही है कि नहीं। तो बेसिकली एम्पावरमेंट से रिलेटेड है ई गवर्नेंस का मॉड्यूल लोक ओएस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। तो यूनिकॉर्न मस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यूनिकॉर्न मस्ट है क्या, एक्चुअली देखिए क्या होता है, एक तरह से रेडार सिस्टम है, ठीक। तो इंटीग्रेटेड मस्ट दैट कंबाइंस रेडार सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड एंटीनास, नेविगेशन इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स। तो बेसिकली क्या होता था कि जितने नेवल शिप्स हैं, खासकर वारफेयर शिप्स, ठीक है, उनमें क्या होता था, एंटीनास लगे होते थे बहुत सारे, ठीक। बहुत सारा रेडार सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एंटीना लगता था, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए एंटीना लगता था, बहुत सारे अलग अलग पैचेस में इक्विपमेंट्स लगे होते थे, ठीक है, जिससे लोड भी बढ़ता था और उनको मैनेज करने के लिए मेहनत भी ज्यादा होती थी। उससे बचाव करने के लिए एक यूनिफाइड मस्ट बनाया गया, मतलब बेसिकली यूनिफाइड एक एंटीना सिस्टम, या बोल सकते हैं रेडार सिस्टम, कम्युनिकेशन एंटीना, नेविगेशन इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, जिसे हम कहते हैं यूनिकॉर्न मस्ट, ठीक है। यूनिकॉर्न की तरह दिखता है, यूनिकॉर्न का जैसे ऊपर सिंग होता है ना, उस तरह का डिजाइन है। ये किसमें करेगा, सिंगल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में, एक ही स्ट्रक्चर में होगा। कैसा होगा दिखाता हूं, देखिए ये इस तरह का दिखेगा। बेसिकली क्या होता था कि अभी जो फिलहाल आप वॉरफेयर देखते हैं उनमें एंटीना अलग लगा होता है रेडार के लिए, ठीक है, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए अलग लगा होता है इक्विपमेंट्स, तो ये सब अलग अलग है, ठीक। एक ही इसके लिए, इसके कारण क्या होता था कि जो आपका वॉरफेयर शिप्स है ना, नेवल शिप्स, उनका वेट भी बढ़ता था, उनकी कंपोनेंट्स बढ़ जाते थे और मैनेजमेंट बढ़ जाता था। अब वो एक ही जगह यूनिफाइड फॉर्म में मिल जाएगा, तो सिंगल आपका कंपोनेंट दिखाई देगा, ठीक है।
इसको बना कौन रहा है? तो भेल के द्वारा, यानी कि भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और इसको डेवलप किया जा रहा है जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, बेसिकली जापानीज टेक्नोलॉजी इसमें हेल्प करिए कैसे डिजाइन किया जाए यूनिकॉर्न मस्ट। और ये कौन कर रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। अब ये इंस्टॉल कहाँ किया जाएगा? तो इंस्टॉल किया जाएगा इंडियन नेवी वॉरशिप्स में। मैंने आपको बताया ना कि वॉरशिप्स में रेडार्स लगे होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे होते हैं, जिसके कारण उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है, उसको ये हल्का भी कर देगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को यूनिफाइड सिस्टम में कन्वर्ट करेगा, तो इजी टू एक्सेस, इजी टू मेंटेन एंड इजी टू गेट द रिजल्ट, ये हो जाएगा आपका यूनिकॉर्न मस्ट के थ्रू। तो ये आपका यूनिकॉर्न मस्ट है, इस तरह का दिखेगा। ठीक है, जिसमें ऊपर आपको, ठीक है, रेडॉन दिखेगा, फिर ESRC, ठीक है, मैरीटाइम वायरलेस राउटर यहाँ पे होगा, UHF और VHF के लिए होगा, फिर UHF यहाँ है, टेकन यहाँ है। ठीक है, इसका पूरा क्लास जो है डिटेल्ड में मैं अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, कि किस तरह से ये वर्क करेगा और कैसा इसका रिजल्ट आउटपुट मिलेगा आपको। यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर्स में कि यूनिकॉर्न मस्ट कौन बना रहा है? तो बेल बना रहा है। किसकी हेल्प से? जापानीज टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ये इंडियन वॉरशिप में लगेगा, नेवी वॉरशिप में। और ये बेसिकली इंटीग्रेटेड मास्ट है, जो बेसिकली सिंगल कंपोनेंट स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा, जहां ये सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, तो मचाटा टी के बारे में जानते हैं। ठीक है, माचा टी भी बोलते हैं। तो माचा टी क्या है? बेसिकली ग्रीन पाउडर टी है, ठीक, ग्रीन टी की तरह। ग्रीन टी में हम क्या करते हैं? पत्तों को उबाल के पीते हैं। ठीक है, बाद में पत्ते फेंक दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं। परंतु माचा टी में क्या होता है? पूरे के पूरी चीजों को हम क्या करते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली माचा टी ये दिखता है, ग्रीन पाउडर है। ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ये हम घोलते हैं और इसको पूरी तरह कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, माचा टी और ग्रीन टी में डिफरेंस ये है कि जो माचा टी है वो ज्यादा पौष्टिक होता है ग्रीन टी की अपेक्षा। ठीक है, ज्यादा इसमें आपको विटामिन, मिनरल्स और बाकी चीजें मिलेंगी। ठीक है, पर ग्रीन टी में थोड़ा इनसे कम मिलता है, इसीलिए पूरी दुनिया में आजकल माचा टी बहुत फेमस है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर्स में? तो असम जो है ना, ये पहला ऐसा इंडियन स्टेट बना है जो कि कमर्शियली प्रोड्यूस कर रहा है माचा टी को। ठीक है, तो असम में बाकी टी के साथ साथ अब माचा टी का प्रोडक्शन भी हो रहा है। अभी माचा टी कहां पे हो रहा है? तो छोटा टिंगरई टी स्टेट जो है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में असम के, वहां पे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है और कमर्शियली प्रोड्यूस किया जा रहा है असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, छोटा टिंगरई टी स्टेट में। अभी बेसिकली कैसे हो पा रहा है? तो ये 10 साल की इंडिया और जापान की जो कोऑपरेशन है उसकी मदद से यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजीज और बाकी चीजें एडॉप्ट करवाई हैं, जिसके थ्रू हम कमर्शियल प्रोडक्शन कर पा रहे हैं माचा टी का। ठीक है, ये पहला कमर्शियल जो बैच था माचा टी का असम के, वो कहां पे बेचा गया? तो गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में इसे बेचा गया था। ठीक है, उसके अलावा अब माचा टी मैंने आपको बता दिया। तो क्या है माचा टी? क्या है? ग्रीन पाउडर टी है जिसे पूरी तरह कंज्यूम किया जाता है, और ये स्पेशली जो होता है ना, ग्रोन टी लीव्स है, टी लीव्स का ही है, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में होता है बेसिकली। ठीक है, तो इतना याद रखना है, ड्राई करके सुखाया जाता है, बाद में पाउडर फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? असम इंडिया का पहला स्टेट बना है जो कि कमर्शियली प्रोड्यूस कर रहा है माचा टी को। कहां पे कर रहा है? छोटा टिंगरई टी स्टेट तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो पहला कमर्शियल बैच था वो गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में बेचा गया था। ठीक है, ये माचा टी का इमेज है। ठीक है, माचा टी ज्यादा फेमस है जापान में। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, तो मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मॉडिफाइड उड़ान स्कीम क्या है? तो फिलहाल 2840 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है सेंटर के द्वारा फॉर मॉडिफाइड उड़ान स्कीम। ठीक है,
मॉडिफाइड उड़ान स्कीम क्या है? तो बेसिकली उड़ान स्कीम का लेटेस्ट वर्जन है। अब तक हमने उड़ान स्कीम के 5 डिफरेंट वेरिएंट देख चुके हैं, ठीक है। ये छठवा एक तरह से वेरिएशन है जिसमें हम मॉडिफाइड उड़ान स्कीम की बात कर रहे हैं, जिसके लिए 28,840 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब इसमें होगा क्या? तो ये एम करेगा डेमोक्रेटाइज एयर ट्रेवल्स बाय डेवलपिंग 100 न्यू एरोड्रोम्स एंड 200 हेलीपैड्स, ठीक है। तो बेसिकली उड़ान स्कीम क्या है? तो उड़ान स्कीम के बारे में जानते हैं। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो ये बेसिकली अफोर्डेबल एयर फेयर के साथ एयर ट्रेवलिंग करने की कोशिश है भारत सरकार के द्वारा, जहां पे कॉमन मैन भी फ्लाइट के थ्रू अपना जो ट्रेवल है वो कर पाए। ये सोच के साथ इसे चालू किया गया था, उड़े देश का आम नागरिक। तो अफोर्डेबल प्राइसेस रखे गए थे और ये बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रखा गया था, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस क्यों? क्योंकि देखिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो बहुत सारी फ्लाइट्स अवेलेबल होती हैं, पर क्या होता है कि छोटी छोटी रीजनल कनेक्टिविटी ना हो पाने के कारण इसे लॉन्च किया गया। तो ये बेसिकली रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी है, ठीक है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम और इसके साथ एयर ट्रेवल अफोर्डेबल मैंने आपको बता ही दिया। कनेक्ट करेगा स्मॉल सिटीज और रिमोट रीजन्स को एक दूसरे के साथ। तो इसका लॉन्च कब हुआ था? 21 अक्टूबर 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। पहली फ्लाइट जो चली थी ना, वो चली थी शिमला से लेके दिल्ली तक 27 अप्रैल 2017 को। उड़े देश के आम नागरिक यानी उड़ान स्कीम के तहत पहली फ्लाइट जो है शिमला से दिल्ली तक उड़ान भरी थी 27 अप्रैल 2017 को। और ये जो उड़ान स्कीम था ये लॉन्च कब हुआ था? 21 अक्टूबर 2016 को। अब इसमें फीचर्स क्या क्या है उड़ान स्कीम के? दो मेन फीचर है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और दूसरा होगा वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF। ये दो चीजें याद रखिएगा, ठीक है। फीचर अगर मेंस में आप लिख रहे हैं आंसर, तो आपसे पूछ सकता है कि उड़ान स्कीम से क्या फायदा हो रहा है या क्या दो उसके फीचर्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और वायबिलिटी गैप फंडिंग है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि हम कई जगहों पे एरोड्राम्स और हेलीपैड्स वगैरह बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने वाटर एयर भी बनाया, ठीक है, वाटर रूट के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें हम कर रहे हैं। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहां हम छोटे एयरपोर्ट्स बनाएंगे, ठीक है, रनवेज बनाएंगे, जो पुराने बंद पड़े एरोड्राम्स हैं उनको ओपन करेंगे। तो ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है? तो देखिए VGF का मतलब होता है कि वो फंडिंग करना जो कि लॉस को बियर करवाने में हेल्प करे। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब छोटे रूट्स में एयर ट्रेवल होता है तो इसमें जो एयर कंपनीज हैं, एयर ट्रेवल कंपनीज, जैसे आपका मान लेते हैं विस्तारा हो गया या कोई भी दूसरे एयर इंडिया हो गया, तो ये लोग क्या करेंगे ना, ये छोटे ट्रेवल पे कम जाएंगे क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग ट्रेवल नहीं करते हैं। अब ज्यादा लोग ट्रेवल नहीं करेंगे ऐसे एरिया में अगर आप फ्लाइट रखते हैं तो नुकसान होगा। तो उस नुकसान की भरपाई कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। किसके थ्रू? वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू। तो जो लॉस हो रहा है उसको बियर करने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट, ताकि आम नागरिक उड़ सके, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस में तो अपना एयर फेयर कमा लेती है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में उन्हें लॉस होने का डर है, तो उसे लॉस को गैप, उस लॉस के जो गैप है ना उसको फिल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। उसे ही हम कहते हैं VGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है। ये था हमारा मॉडिफाइड उड़ान स्कीम, ठीक है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है मॉडिफाइड उड़ान, जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 2035-36 तक टोटल आउटले जो हमने दिया है, मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, वो है 28,840 करोड़ का। 100 एयरपोर्ट, ठीक है, 200 मॉडर्न हेलीपैड्स, तो मेंटेनेंस और ऑपरेशन सपोर्ट्स के साथ साथ वायबिलिटी गैप फंडिंग जो अराउंड 10,043 करोड़ 10 सालों के लिए दी जा रही, ठीक है। ये था हमारा मॉडिफाइड उड़ान स्कीम, या जिसे हम कहते हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। हमारा लास्ट आज का करंट अफेयर्स है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। हाल ही में संडे को फाइनल हमको देखने को मिला
बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, ठीक है। तो जहां पे ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने आईसीसी की 7वीं बार T20 ट्रॉफी जीती है, जहां उन्होंने इंग्लैंड को डिफीट किया था, ठीक है, विथ 7 विकेट्स, 7 विकेट से लॉर्ड्स में। कहां पे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्राउंड पे फाइनल हुआ था, तो लॉर्ड्स को क्यों हम इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि इसे हम मेक्का ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं, याद रखिएगा, मेक्का ऑफ क्रिकेट, ठीक है, या होम ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। ठीक है, मेक्का ऑफ क्रिकेट या होम ऑफ क्रिकेट कहते हैं हम लॉर्ड्स को, ठीक है। तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे फाइनल हुआ, जहां पे ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम ने 7 विकेट से किसे हरा दिया, इंग्लैंड को। और क्योंकि होस्ट नेशन भी इंग्लैंड ही था, ठीक है, होस्ट कौन था, इंग्लैंड एंड वेल्स, होस्ट नेशन। और कब से कब तक हुआ था ये इवेंट, तो 12 जून से लेके 5 जुलाई 2026 तक हमें देखने को मिला, मतलब 12 जून को पहला मैच खेला गया और फाइनल मैच 5 जुलाई को खेला गया। ये 10वां एडिशन था, ये एडिशन भी कई बार पूछता है, तो 10वां एडिशन था, ठीक है। अब गिन लीजिएगा, 10वां एडिशन हर 2 साल में होता है, बीच में चेक कर लीजिएगा। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है फाइनल का, तो बेथ मुनी को मिला, और बेथ मुनी को ही मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला, ठीक है। बेथ मुनी को ही मैन ऑफ द मैच, या फिर हम बोल सकते हैं प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों मिला है बेथ मुनी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। तो 7 विकेट से हराया, 7वीं बार जीते ट्रॉफी, 10वां ट्रॉफी था, ठीक है, यानी कि सिर्फ 3 बार अदर टीम से जीता है। सबसे पहला टूर्नामेंट 2009 में हुआ था, याद रखिएगा, फर्स्ट 2009 में हुआ था, जिसे इंग्लैंड ने जीता था, ठीक है। और इसके अलावा वेस्ट इंडीज एक बार जीत चुका है जब इंडिया में हुआ था, और अभी लेटेस्ट लास्ट वाला जो एडिशन था ना, उसमें न्यूजीलैंड ने जीता था। न्यूजीलैंड टीम, वुमेन्स टीम ने लास्ट एडिशन यानी 9th एडिशन जीता था T20 वर्ल्ड कप का। इंडिया अभी तक एक बार भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। इंडिया ने हालांकि लास्ट ईयर, ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। 2025 में वुमेन्स टीम इंडिया ने आईसीसी 50 ओवर्स टूर्नामेंट यानी वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। तो ये आईसीसी का लोगो है, इंग्लैंड एंड वेल्स में खेला गया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है, मैच हुआ था फाइनल लॉर्ड्स में, ये था हमारा इंपॉर्टेंट। और आज का क्विज यही, मतलब आज के करंट अफेयर्स यहीं पे हम एंड करते हैं। अगले क्लास में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, जहां हम नए करंट अफेयर्स या नए फैक्ट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और आपको नए फैक्ट्स के साथ अवगत करवाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।